गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा आवेश तथा उसके गुणधर्मों के बारे में। तो वहाँ पर हमने देखा था कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश दो टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आवेश एक मूल राशि है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैद्युत चुंबकीय परिघटनाओं के लिए। तो एक मूल राशि हमने कक्षा 11 में भी पढ़ी थी जिसे द्रव्यमान कहते थे। द्रव्यमान यानी मास। तो एक मूल राशि कक्षा 11 में द्रव्यमान थी और एक मूल राशि कक्षा 12 में कौन सी आ गई? आवेश। दोनों पदार्थ के ही मूल गुण हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, अर्थात इन दोनों मूल गुणों में क्या अंतर होते हैं और इनमें क्या समानताएं होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो इसके लिए हमने दो कॉलम में सेपरेट कर दिया है पेज को। एक साइड हम आवेश के प्रॉपर्टीज लिखेंगे और एक साइड किसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे? द्रव्यमान की। पहली चीज, आवेश कितने प्रकार का होता है? ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। लेकिन वहाँ द्रव्यमान के बारे में एक ही चीज़ होती है कि द्रव्यमान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। शून्य हो सकता है कुछ कणों का द्रव्यमान, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। तो पहला अंतर काफ़ी स्पष्ट है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं लेकिन द्रव्यमान एक ही प्रकार का है और हमेशा क्या है? धनात्मक होता है। दूसरा, आवेशों के मध्य बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। हमने कल बताया था आपको, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। लेकिन द्रव्यमानों के मध्य बल हमेशा कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। अतः द्रव्यमानों के मध्य प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता। केवल कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। तीसरा, हमने बताया था कि आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। हमने ये बोला था आवेश किस फॉर्म में आएगा? Q बराबर NE, 1E, 2E, 3E। कभी भी आवेश ऐसा नहीं आएगा 1/2E, 1/3E। लेकिन द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। द्रव्यमान 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 2 किलोग्राम भी हो सकता है, 3 किलोग्राम भी हो सकता है और 3.5 किलोग्राम भी हो सकता है। लेकिन आवेश 2.1E नहीं हो सकता। चौथा चीज, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे पदार्थ किसी भी वेग से गतिमान हो या कोई भी वस्तु किसी भी वेग से गतिमान हो, उसके आवेश में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और द्रव्यमान वेग पर कैसे निर्भर करता है? ये फॉर्मूला है m बराबर m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। और जहाँ m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, m0 वस्तु का विराम द्रव्यमान। इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। m वस्तु का द्रव्यमान तब है जब वस्तु गतिमान है और m0 वस्तु का कब का द्रव्यमान है? जब वस्तु गतिमान नहीं थी। और v क्या है? वस्तु का वेग। और c क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ होती है। फिर से हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। m बराबर कितना है? m0 √1 - v² अपॉन c²। तो आवेश और द्रव्यमान की कुछ हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि आवेश और द्रव्यमान में क्या क्या अंतर होते हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ समझने के लिए आपको पहले ये ध्यान रखना है, आवेशन किसे कहते हैं? आवेशन मतलब किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आवेशन। अगर किसी वस्तु में आवेश लाना है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है आवेशन। तो आवेशन करने की दो विधियां होती है। चार्जिंग इंग्लिश में बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब चालन के द्वारा आवेशन। अगर यदि दो वस्तुओं को आपसी संपर्क में लाया जाता है और उनमें से अगर एक वस्तु आवेशित है तो वो अपना आवेश किस में डाल सकती है? दूसरे वस्तु में। लेकिन दूसरी वस्तु का क्या होना जरूरी है? चालक होना जरूरी है। अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा और एक लोहे की रॉड जो कि आवेशित है, दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो लकड़ी की छड़ कभी भी आवेशित नहीं होगी। लेकिन अगर एक लोहे की छड़ जो कि पहले से आवेशित है तथा उसके सामने आप दूसरी लोहे की छड़ ला रहे हैं जिसमें कोई भी आवेश नहीं है, इन दोनों को अगर आप कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों छड़ों में क्या आ जाएगा? आवेश। दोनों छड़ों में बराबर आवेश बढ़ जाएगा। तो इस विधि को कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन। इसकी परिभाषा लिखी गई है। उसके बाद अगली मेथड है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब यह है, पहली बार में चालन द्वारा आवेशन में हमने क्या किया था? दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाए गए थे। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जा रहा है और उसे किसी और वस्तु के टच में नहीं लाया गया है,
तो उसे कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप समझेंगे आगे हम एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो माना दो धातु के गोले रखे हुए हैं जिनमें दोनों में कोई भी आवेश नहीं है, ये रखे गए हैं, देख रहे होंगे आप इस चित्र में, दोनों में कोई भी आवेश नहीं है। फिर कुछ देर बाद हमने क्या किया, केस नंबर 2 में आप देख रहे होंगे, एक आवेशित रॉड ले आए हम, कोई भी छड़ हो सकती है, जिसमें कौन सा आवेश है, हमने लिखा है धनावेश। और यहाँ पर कौन से गोले रखे थे, धातु के दो गोलों के समीप हम कौन से आवेश को ले आए, एक धनात्मक छड़ को। तो हमने कल बताया था धनात्मक आवेश किसे आकर्षित करेगा अपनी तरफ, ऋणावेश को। तो इन धातु के गोलों में अंदर कहीं ना कहीं ऋणावेश तो था, वैसे तो कोई आवेश नहीं है क्योंकि धन और ऋण दोनों बराबर हैं दोनों गोलों में, लेकिन जैसे ही हम धनावेश को उसके नज़दीक ला गए एक धनावेशित रॉड को, तो इसके सारे ऋणावेश कहाँ की तरफ आ गए, धातु की रॉड की तरफ को आ गए। तो इस हिस्से में देखिए हमने कौन सा आवेश लिखा है, ऋणावेश। अगर ये हिस्सा ऋणावेशित हो गया इन दो गोलों का जो संपर्क में, तो इस हिस्से में ऑब्वियस सी बात है कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। फिर से समझिए, अगर धनावेश यहीं पर अगर हम ऋणावेशित छड़ को लाए होते तो यहाँ पर धनावेश आता और यहाँ पर कौन सा आवेश आता, ऋणावेश। अब ध्यान से देखिएगा तीसरे चित्र में, अभी भी हमने रॉड को वहीं पर रखा है, लेकिन अभी तक देखिए ये दोनों गोले जिनमें शुरू में कोई आवेश नहीं था, इनमें आवेश आया। अब हमने इन दोनों गोलों को क्या कर दिया, अलग अलग। तो जब हमने इन दोनों गोलों को अलग अलग किया, एक में कौन सा आवेश है, ऋणावेश, और एक में कौन सा आवेश है, धनावेश। ऋणावेश इसी कोने पे चिपका हुआ है क्योंकि इसे कौन आकर्षित कर रहा है, यहाँ से धनावेश, और ये धनावेश से धनावेश दूर की तरफ गया है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये लोहे की रॉड को हटा दिया है। अगर लोहे की रॉड हट गई, अब ये दोनों भी संपर्क में नहीं है, तो क्या होगा, जो ये ऋणावेश इसी तरफ था ये पूरे गोले में एक समान रूप से फैल गया है। तो ये कौन सा आवेशन हो गया, ऋणावेशित गोला, और ये कौन सा आवेशित गोला हो गया, धनावेशित। यहाँ भी धनावेश केवल एक कोने में था, रॉड के हटाते ही वो पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित हो गया। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान से देखिएगा, इसमें शुरू में दो गोले लिए जिनमें कोई आवेश नहीं था, एक धनावेशित रॉड रखी हमने उसके सामने, तो धनावेशित रॉड ने क्या किया, ऋणावेश को अपनी तरफ खींचा, धनावेश को एक तरफ धकेल दिया। धनावेशित रॉड के संपर्क में आने पर ही हमने दोनों गोलों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसमें ऋणावेश एक कोने में है, इसमें धनावेश एक कोने में है। जैसे ही हम धनात्मक आवेशित रॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश पूरे गोले में बढ़ जाएगा और धनात्मक आवेश भी पूरे गोले में बढ़ जाएगा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद अब आते हैं हम, अभी तक हमने बताया धनावेश के भी प्रतिकर्षण का बल लगता है और ऋणावेश धनावेश के भी आकर्षण का बल लगता है। तो ये बल का मान हम कैसे निकालेंगे, तो बल का मान निकालने के लिए कुलाम ने एक नियम दिया था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के मध्य बल किसके द्वारा दिया जाता है, कुलाम के नियम। तो कुलाम के नियम को शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान से समझेंगे आप लोग कि कुलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है। बिंदु आवेश जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कुलाम का नियम नहीं चल पाएगा। तो बिंदु आवेश किससे कहते हैं, यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी आवेशों के साइड से बहुत अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है, बिंदु आवेश। मतलब दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच की दूरी R, इसके साइज और इसके साइड से अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या कहा जाता है, बिंदु आवेश। फिर से सुनेंगे, आवेशों के मध्य की दूरी अगर आवेशों के साइड से बहुत अधिक होती है तो इसे कौन सा आवेश कहा जाता है, बिंदु आवेश कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे कुलाम का नियम क्या है, फिर से हम बता दे रहे हैं। कुलाम का नियम केवल कौन से आवेशों के लिए मान्य है, बिंदु आवेशों के लिए। बिंदु आवेश हमने अभी आपको बताया था। तो कुलाम का आवेश बहुत ही आसान है, अगर आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम याद है तो कुलाम का आवेश भी लगभग वैसा ही है। तो हमने माना दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 तथा Q2, तथा उनके बीच की दूरी क्या मान ली, R है। तब उनके बीच लगने वाला बल F क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण में भी होता था, वहाँ आवेश की जगह पर क्या आ जाता था, द्रव्यमान। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 व 2 को आप साथ में लेंगे तो Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो हमें कौन सी कॉस्ट देनी पड़ती है, एक नियतांक ऐड करना पड़ता है। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण याद हो तो वहाँ हम कैपिटल G ऐड करते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ कैपिटल G की जगह पर क्या आ जाता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, आप ध्यान रखेंगे, Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 हमने यहाँ लिखा भी है, और एप्सिलॉन 0 को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है, ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगी, 8.85 × 10⁻⁻⁴
12। फिर से देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, जहाँ F क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक जिसमें एप्सिलॉन 0 को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता, Q1 Q2 दो आवेशों का मान, और R क्या होगा, दो आवेशों के मध्य की दूरी। अब थोड़ा हम देखेंगे कूलाम के नियम से संबंधित जानकारियां। पहली चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हर न्यूमेरिकल में आएगा ही आएगा, इसलिए इसका मान आप हमेशा याद रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, मतलब प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो अब हम कूलाम के नियम से संबंधित एक उदाहरण करेंगे, इसे आप ध्यान से देखेंगे। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। प्रथम आवेश का मान 5 माइक्रोकूलाम तथा द्वितीय आवेश का मान 6 माइक्रोकूलाम है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का क्या बताना हमें, परिमाण। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है। तो हमने जो जो गिवन है दिया है उसे लिख लिया है। Q1 बराबर कितना है, 5 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम आवेश की एसआई यूनिट नहीं है। हमने पहले ही कहा था हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें लंबाई मीटर में नापी जाएगी, द्रव्यमान किलोग्राम में। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो माइक्रोकूलाम को किस में बदला हमने, 5 × 10⁻6 कूलाम। ये माइक्रोकूलाम हमने कल की कक्षा में आखिरी में बताया था। Q2 कितना है, 6 माइक्रोकूलाम, तो इसे क्या लिखेंगे, 6 × 10⁻6 कूलाम। तो माइक्रोकूलाम को किस में कन्वर्ट कर दिया, कूलाम में। फिर R कितना दिया है, 3 मीटर, और F कितना दिया है, क्वेश्चन मार्क, हमें F निकालना है। तो अब हम कूलाम का नियम देखेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो देखिए हमें Q1 Q2 पता है, R पता है, F निकालना, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता है कितना है, 9 × 10⁹ तो हम वैल्यू रखेंगे सबकी। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह क्या रख दिया, 9 × 10⁹ गुणा Q1 की जगह पे क्या रख दिया, 5 × 10⁻6, और Q2 की जगह पे कितना रख दिया, 6 × 10⁻6 बट्टा आर स्क्वायर। आर कितना था, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर कर दिया। तो 9 × 10⁹, 5 × 30, 10⁻6 × 10⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻12 बट्टा 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 30 × 10⁹ × 10⁻12 गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं। तो 9 ऋण 12 कितना होगा, 10⁻3। तो 30 × 10⁻3, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 × 10⁻2 न्यूटन। और यूनिट लिखना मत भूलिए, क्योंकि आंसर में आपसे बल पूछा गया तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो उत्तर आपका इस तरीके से आ जाएगा। गणितीय गणना करने में आपको सावधानी बरतनी होगी, मात्रक जरूर लिखने होंगे। जैसे उदाहरण में बल पूछा गया था तो बल का मात्रक क्या लिखा गया है, न्यूटन। अब आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दो बिंदु आवेश 5 नैनोकूलाम तथा 6 नैनोकूलाम एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले आप देख लीजिए। Q1 गिवन है नैनोकूलाम, एक नैनोकूलाम में कितने कूलाम होते हैं, कल की कक्षा में बताया 10⁻9, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻9। ऐसे इसको भी कन्वर्ट करेंगे 6 × 10⁻9। 1 मीटर की दूरी पर R बराबर 1 मीटर दिया है, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाल सकते हैं आप, जैसा पहले प्रश्न में क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण कितना न्यूटन है, 20 न्यूटन। इस बार हमको क्या दे दिया है, बल दे दिया है। और एक आवेश का परिमाण कितना दिया है, 2 कूलाम, तथा आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दी है, 3 मीटर। Q1 भी दिया है, R भी दिया है, F भी दिया है। तो दूसरे आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर Q2 निकालना है। तो कूलाम के नियम का प्रयोग करके आप आसानी से Q2 निकाल सकते हैं। तो आप अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या है तो आप ग्रुप में निसंकोच होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। और फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो प्रेरण वाला हमने पढ़ा है उसे 2 बार जरूर देखिएगा, ये वाला, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। और कूलाम का नियम आवेशों के लिए एक मूल नियम है, अतः ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।